सभी को नमस्कार। कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान हाफ ईयरली असेसमेंट सितंबर 2024 पर आज हम चर्चा करेंगे। और ये कुल मार्क्स जो हैं वो हैं 40। समय है 90 मिनट अर्थात 1.5 घंटा। और इसमें जो पेपर पैटर्न है वो ये है कि 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक एक एक मार्क्स के हैं। तो पहले उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है प्रश्न जो है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का एक नकारात्मक प्रभाव इनमें से कौन सा पड़ा। तो इसके बहुत सारे कारण हैं और उनमें से एक बार इस पर चर्चा करेंगे कि शक्ति विभाजन की अवधारणा को साकार किया, विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया, राज्यों की सीमाओं का निर्धारण एकरूपता के आधार पर किया गया। ये सभी चीज़ें हुई थी, लेकिन जो नकारात्मक था कि ये जब भाषा के आधार पर 1952 में तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को अलग राज्य की मांग को स्वीकार कर लिया गया, तो उसके बाद बहुत सारे राज्यों में भाषा आधारित आंदोलन शुरू हो गए थे। तो लास्ट जो है वो इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लोकसभा का तीसरा आम चुनाव किस वर्ष कराया गया। तो लोकसभा का पहला 1951 और 51 में अक्टूबर में स्टार्ट हुआ, और क्योंकि नतीजे 52 में आए तो 1952 में पहला और 57 में दूसरा और तीसरा 1962, यानी कि बी आंसर आएगा 1962। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो भारत आज़ाद हुआ 1947 में, बॉम्बे प्लान 1944, योजना आयोग 15 मार्च 1950 और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। तो सबसे पहले आएगा 1944 अर्थात सेकंड पहले आएगा, उसके बाद आएगा 1947 यानी कि दूसरा आएगा, उसके बाद आएगा जो है योजना आयोग और फिर पंचवर्षीय योजनाएं अर्थात बी ऑप्शन आएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है कि 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या था। तो आप सभी जानते हैं कि 25 जून 1975 को फखरुद्दीन अली अहमद जी राष्ट्रपति थे, तो उनके द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। और क्योंकि ये मौखिक रूप से इंदिरा गांधी द्वारा कहा गया था, तो ये आधार उन्होंने बताया था कि आंतरिक गड़बड़ी, तो पहला ऑप्शन आएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1951 में लागू की गई नई आर्थिक नीति जो थी किस प्रधानमंत्री के काल में हुई। तो इसका सही आंसर आएगा पीवी नरसिम्हा राव के समय में। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कौन सा नारा दिया था। तो 1971 में कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ नारा दिया था। 7वां प्रश्न है 1985 में पंजाब समझौता किस किस के बीच हुआ। तो 1975 में पंजाब में एक समझौता हुआ था जो राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोगोवाल के बीच हुआ, जो कि अकाली दल के नेता थे। इसको पंजाब समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर लिखा जाएगा राजीव गांधी और अकाली दल के नेता। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पंचशील सिद्धांत किस वर्ष घोषित किए गए। तो पंचशील सिद्धांत जो है भारत और चीन के मध्य अपनाया गया था। ये 29 अप्रैल 1954 को जो है हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय राष्ट्रपति कौन थे। तो 1975 में देश में पहली बार जो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर देश में आपातकाल लगा, तो उस समय फखरुद्दीन अली अहमद जी राष्ट्रपति थे। और ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़ करके उसमें विकल्प चुनने हैं। तो कथन है केंद्र सरकार ने 1978 में पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थितियों को सुधारने के तरीकों की जांच और सिफारिश करने के लिए एक आयोग नियुक्ति किया। बिल्कुल सही बात है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह दूसरी बार एक आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला ही ऑप्शन आएगा। कारण जो है कथन दोनों सही हैं और कारण एक ही सही व्याख्या करता है, क्योंकि इससे पहले जो 21 जनवरी 1953 में काका कालेलकर आयोग की स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 14 तक 2-2 अंक के हैं, सभी 4 प्रश्न। तो 11वां प्रश्न है
भारत में विभाजन से पैदा हुई दो समस्याएं, तो बहुत सारी समस्याएं थी, जिनमें से हम मुख्य रूप से बात करते हैं विभाजन की समस्या थी, और हिंसक घटनाएं हो रही थी तो शांति की स्थापना की समस्या थी, सीमा निर्धारण संबंधी भी समस्याएं थी। तो ये महत्वपूर्ण समस्याएं थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े के दो कारण कौन से हैं? तो दो कारणों में से एक तो गुजरात के साथ लगती हुई बंदरगाह से रिलेटेड एक सीमा विवाद भी है, आतंकवाद भी है, और प्रमुख समस्या है कश्मीर विवाद। और 13वां प्रश्न है, रेलवे कर्मचारियों की जो हड़ताल कब और क्यों की गई? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो रेलवे हड़ताल हुई 8 मई 1974 से लेकर के 27 मई 1974 तक, जो 20 दिवसीय एक हड़ताल हुई थी, जिसका नेतृत्व श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। और इस हड़ताल कर्मचारियों की जो मांग थी वो सेवा शर्तों में कुछ बदलाव किए गए थे, और वेतन संबंधी वो मांग कर रहे थे, और बोनस की भी मांग कर रहे थे। और सरकार का जो रुख था वो ये था कि सरकार उस अवस्था में नहीं था, वित्तीय संकट से गुजर रही थी, तो सरकार बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। देश में वित्तीय हालात काफ़ी मुश्किल भरे थे, इसीलिए बाद में कर्मचारियों स्वयं ही हड़ताल को ख़त्म कर दिया गया था। 14वां प्रश्न है, उन 4 देशों के नाम लिखाओ जिनकी पूर्वोत्तर में भारत के साथ सीमा लगती है। तो पहला है चीन, जहां अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में लगती है। इसके साथ में बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है। तो ये 4 देश हैं जिनकी पूर्वोत्तर से सीमा लगती है। अब 3-3 अंक के जो प्रश्न हैं उनमें ये है कि पहले जो आम चुनाव हुआ था 1951 में, जो कांग्रेस का प्रभुत्व चुनावों के बाद देखने को मिला, तो उसके क्या कारण थे? तो पहला था कि मजबूत नेतृत्व। कांग्रेस उस समय 1951 के आम चुनाव में जो है मजबूत नेतृत्व किया गया था, ताकि देश में जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये वो जो नेता थे जिन्होंने पार्टी का पहले आम चुनाव में नेतृत्व किया। दूसरा कारण था कि पुरानी पार्टी थी, 28 दिसंबर 1985 को स्थापना हुई थी, उनको जो है कई चुनावों का अनुभव था, जिससे वे बेहतर तैयारी कर पाए। और आगे था कि लोगों के साथ भावनाएं उनकी जुड़ी हुई थी, तो जनसाधारण तक उनकी पहुंच थी, क्योंकि उन्होंने आज़ादी के संघर्ष में योगदान दिया था, तो लोगों का भी पकड़ थी। साथ में उस समय कमज़ोर विपक्ष था, क्योंकि 1952 में कांग्रेस पार्टी थी, हालांकि 16 सीटें सीपीआई को मिली थी, और कुछ सीटें 3 सीटें जनसंघ को मिली थी, लेकिन ज़्यादातर कमज़ोर ही विपक्ष था। और नेक्स्ट 16वां प्रश्न है कि विकास के पूंजीवादी मॉडल से आप क्या समझते हैं? तो विकास के जो पूंजीवादी मॉडल का मतलब है कि विश्व में जब खासकर मॉडल काफ़ी हैं, लेकिन 2 मॉडल काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, पूंजीवादी और साम्यवादी। पूंजीवादी मॉडल पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड पूछा गया है। तो पूंजीवादी मॉडल जो है ये विकास का एक ऐसा मॉडल है जिसमें राज्य केंद्रित की अपेक्षा व्यक्ति विशेष और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था पर जोर दिया जाता है, उसी का महत्व होता है। और इसके जो आधार हैं, औद्योगिकरण को बढ़ावा देता, शहरीकरण और निजी नियंत्रण का बोलबाला होता है। 17वां प्रश्न है कि ये भी 3 नंबर का है कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? और 19 को भारतीय राजनीति में 1960 का दशक खतरनाक दशक था, क्योंकि 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई थी। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की, और 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। इसी कारण इसको खतरनाक दशक के रूप में जाना जाता है। और खाद्यान्न संकट हुआ था 1965 से 67 तक। देश में मानसून की असफलता से उत्पादन में कमी आई, और मुद्रास्फीति की दर भी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। और साथ में 2 युद्ध हमने लड़े, जिससे सैन्य खर्चों में बढ़ोतरी हो गई थी, 1962 में चीन के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ। अतः हम कह सकते हैं कि 1960 का दशक भारतीय राजनीति में खतरनाक दशक था। 18वां प्रश्न है कि गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है, और इसका संक्षेप में वर्णन करते हो। जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल या पार्टियां मिलकर जो सरकार बनाते, गठबंधन सरकार कहलाती है। और भारतीय राजनीति में बहुत सारे ऐसे अलायंस हैं जिसको हम
चर्चा करेंगे। एक तो राष्ट्रीय मोर्चा, जहां से भारतीय गठबंधन दौर की शुरुआत हुई थी, जहां क्षेत्रीय पार्टियों का विशेष महत्व माना जाता है। संयुक्त मोर्चे की सरकार 1996, एनडीए 1998, यूपीए 2004 और इंडिया गठबंधन 18वीं लोकसभा से पूर्व 2023 में। अब जो प्रश्न है वो है 5-5 नंबर के 2 प्रश्न हैं, तो हम दूसरे प्रश्न पर चर्चा करेंगे। जनता पार्टी ने जो शाह आयोग था उसकी नियुक्ति क्यों की थी और उसने क्या रिपोर्ट दी। तो देश में आपातकाल जो है धारा 352 के अंतर्गत आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के मौखिक कहने पर उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को जो है दोबारा राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 को लगाया गया था। और जब मार्च 1977 में चुनाव हुए तो जनता पार्टी की सरकार बनी, और उसके बाद में उन्होंने मई 1977 में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जेसी शाह के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया, जिसको शाह आयोग कहते हैं। कारण ये था कि आपातकाल के कारणों की जांच करना। नेक्स्ट है कि सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग की जो किया गया उसकी जांच करना। निवारक नज़रबंद किए गए विपक्षी पार्टियां, बहुत सारी अनुचित गिरफ्तारी हुई, उसकी जांच करना। दिल्ली में संजय गांधी द्वारा बस्तियां उजाड़ दी गई थी, उसकी जांच करना। न्यायपालिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण हो गया था, उसकी दबाव की जांच करना। संवैधानिक दायरों की जांच करना। परिवार नियोजन संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय थे। अब निष्कर्ष क्या निकला, ये आयोग ने अपनी रिपोर्ट को 3 भागों में जो है प्रस्तुत की, और इसमें ये मुख्य तौर पे माना गया इंदिरा गांधी को दोषी, साथ में संजय गांधी को भी दोषी माना गया। संवैधानिक जो है दुरुपयोग करना और संविधान के दायरे से बाहर प्रयोग करने का उन पर आरोप लगा। हालांकि सरकार ने इसको बदले की भावना से किया गई कार्यवाही बताया गया था। लास्ट और अंतिम प्रश्न है, भारत की विदेश नीति किसे कहते हैं या क्या अर्थ है, और इसके सिद्धांत। तो वो विदेश नीति उन सिद्धांतों और नीतियों का समूह होता है जो एक देश दूसरे देश के साथ में संबंध स्थापित करता है। भारतीय विदेश नीति के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और सिद्धांत है गुटनिरपेक्षता, अर्थात दोनों गुटों से दूर रहना। साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध करना, क्योंकि भारत इसका लंबे समय तक इसको सहा है। पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाना। दक्षिण एशिया में यूएनओ में विश्वास, उनकी कार्यप्रणाली को अपनाना, उसमें विश्वास करिए कार्यों में भागीदारी करना। विश्व शांति का समर्थक रहा है। राष्ट्रहित सर्वोपरि, भारत की ये प्रमुख विदेश नीति का सिद्धांत है कि हमने किसी देश के साथ विदेश नीति तय करने से पहले हम राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हैं, और विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका। तो यही है, एक्सप्लेन में स्टूडेंट इसको और अच्छा लिख सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।